हेलो दोस्तों, वेलकम टू YMT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एचपी पुलिस के लिए। अभी काफ़ी टाइम है, लगभग 15 से 20 दिन है। आज मैं बात कर रहा हूँ 27 मई को, ठीक है। और आपका पुलिस का पेपर है 15 जून को, ठीक है। तो लगभग अभी भी आपके, अगर पढ़ने वाले दिन बोल के चले तो अभी भी 12 दिन है आपके पास पढ़ने के लिए। चलो, इन 12 दिनों में मैं आपको कम से कम 10 मॉक, सेक्शनल मॉक करवा दूंगा मैथ्स के, जिसमें पूरे 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। और अगर 10 कर लिए तो ये 200 क्वेश्चन आपके क्वालिटी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी। देखो, जैसे हमारे पास ये स्क्रीन क्वेश्चन दिख रहे हैं, स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसके बाद वापस आके मेरी ये देखना भाई एक्सप्लेनेशन। तो देखो, आप, आई होप आप सीरियस बच्चे हैं, तो आप पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, स्क्रीन पे ये 4 क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करो, चारों को सॉल्व करो। 5 से 8 तक ये रहा, 9 से 12 तक ये रहा। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। 13 से 16 तक ये रहा और 17 से 20 तक ये रहा। अब कमेंट सेक्शन में बताना आपने कि कितने मार्क्स थे। इसके बाद आओ मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। 20 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसमें आपको। चलो, शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करवाऊंगा और पेपर में भी ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। इसमें बढ़िया क्वालिटी हो जाएगी भैया आपकी, है ना। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। देखो, 8 से विभाज्य है, रूल आपको पता होना चाहिए कि 8 से विभाजित, 8 से कौन सी संख्या विभाजित हो गई, यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाती है। तो देखो जरा, ऑप्शन उठा लो। लास्ट के 3 डिजिट ये रहे 006। क्या 006 8 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, 816 अगर 8 से काटोगे तो बिल्कुल कटता है। 8 एकम 8 नहीं जाता है, 102। तो ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 124 इसके लास्ट डिजिट 3 डिजिट, क्या ये 8 से कटता है? 8 एकम 8 4, 44 नहीं कटता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी देखो जरा, 006, ये तो हमने अभी देखा था, ये नहीं कटता, तो ऑप्शन डी भी आपका नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या है भाई, 6816 ऐसी संख्या है जो कि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। समझ आया? 8 का ये विभाज्य रूल है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए था, ठीक है। समझ आया? अब देखो जरा, इस रिलेटेड और मैं एक दो क्वेश्चन करवा लेता हूँ आपको। 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है? आपका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर 2 से विभाजित हो जाए। 4 से, 4 का मतलब लास्ट 2 डिजिट देखने हैं आपने। 8 का भी पढ़ा आपने, लास्ट 3 डिजिट। वैसे ही 16 से लास्ट 4 डिजिट। आया समझ? ये होता है क्या, 2 की पावर 1 लास्ट डिजिट, 2 की पावर 2 यानी लास्ट 2 डिजिट, 2 की पावर 3 यानी लास्ट के 3 डिजिट, 2 की पावर 4 यानी लास्ट के 4 डिजिट। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया पूरी तरह से ये 2 4 6 8 का रूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में और उनका महत्तम समावर्तक 60 है। ये बोल रहा है कि 3 संख्या हमारे पास किस रेशो में, 3:4:5 में, और उसका HCF हमारे पास कितना दिया है, 60। तो ध्यान रखना, जब भी संख्याओं का रेशो दिया होता ना, तो ये संख्याएं हमेशा क्या होती है, 3H 4H एंड 5H, जहाँ पे H हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, HCF। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, HCF की वैल्यू कितनी है, 60। तो संख्या क्या होगी, 3 इंटू 60, 6 18 यानी 180। दूसरी क्या है, 4 इंटू H, H मतलब 60, 6 चौके 24 यानी 240। और तीसरी 5 इंटू 60 H, है ना, 6 पंजे 300। तो 3 संख्या है, 180, 240 और 300। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 180, 240 और 300, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। समझ आया? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, बस आपका उस टाइम दिमाग नहीं चलेगा कि क्या करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 5 + 32
भाग 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5। जहाँ बीच में प्लस होता है ना, देखो यहाँ पे प्लस और प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच में ये देखो ये 2 अंक है, और यहाँ प्लस ये देखो, इसी इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। 5 प्लस 32 को 2 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा। 5 को 32 में जोड़ मत देना, पहले क्या होता है भाई, देखो पता होगा बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट ओपन होता है ना, फिर हमारे पास ऑफ का, जहाँ पे का लिखा होता है वो यूज होता है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कैसे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, समझ आ गया होगा, इतना तो को आता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। 32 को भाग दोगे 2 से, कितना आएगा 16 प्लस 25 के 150 होता है, 1 पॉइंट लग जाएगा, तो कितना बचेगा 15। इसको सॉल्व करो, 15 और 5 20 और 16 कितना है 36। सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। देखो भाई घनाभ क्या होता है, घनाभ होता है हमारे पास कुछ इस तरह का 3D शेप होता है, इसकी कुछ लेंथ होती है, कुछ ब्रेड्थ होती है, कुछ हाइट होती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका आयतन, इसमें कितना पानी आ सकता है, आयतन का मतलब ये होता है। तो घनाभ का आयतन आपको फॉर्मूला पता होगा, घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सिंपल सा क्वेश्चन ही होता है। तो लंबाई कितनी है भाई, लंबाई हमारे पास देखो, लेंथ है हमारे पास 8, ब्रेड्थ है हमारे पास 4 और हाइट है हमारे पास कितनी 6। तो लंबाई हमारे पास 8 है, चौड़ाई हमारे पास 4 है, ऊंचाई हमारे पास 6। मल्टीप्लाई करो, 8 चौके 32 गुना 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 6 13 18 और 19, 192 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होगा, जिसमें भी दिया हुआ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आंसर। समझ आ गया होगा आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, एंजॉय करते रहो, सॉल्व करते रहो, है ना, सो मत जाना बीच में क्लास में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो मेरे, सॉल्व करवाने से पहले देखो, एक ट्रेन 120 किलोमीटर की चाल से चलती है, 100 किलोमीटर। देखो चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटा समय, यही तो होती है दूरी बटा समय, उसी को क्या बोलते हैं चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक समय में दूरी कितनी तय कर रही है, 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है, एक घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो ये 60 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, 60 मीटर में, ठीक है। तो दूरी आएगी 60 मिनट में, तो 60 मिनट का मतलब समझते हो, यानी 1 आवर, 1 आवर। अब देखो एक घंटे में कितनी, यहाँ पे हमारे को पता है एक घंटे में कितनी दूरी चल रही है, 120 किलोमीटर चल रही है बस। तो एक कितनी मीटर में बताना है, तो 1 आवर में कितना चलेगी बोलो, 120 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो कितना 120 और 3 जीरो लगा दो, इतने मीटर चलेगी भाई एक घंटे में, 60 मिनट में। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, ठीक है। इतना लिखा है मैंने, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या करते हैं आप, ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपको दिख गया होगा, बी ऑप्शन है। सीधा देखो 120 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 1 घंटे में 120 मिलती है, 120 किलोमीटर चलती है, तो 60 मिनट का मतलब 1 ही घंटा हुआ। तो 1 आवर में सीधा बोलना था कि भाई 120 किलोमीटर चलती है, तो 1 आवर में मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, 120, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया ना, मीटर की दूरी, तो 120 इंटू 1000 कितना आएगा 120, 3 जीरो चिपका दो, खत्म, आंसर ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 मीटर है, यदि इसका लंब 20 मीटर के बराबर है, तो इसका आधार ज्ञात करो। तो देखो जरा, समकोण का त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह का होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है, ये देखो ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं लंब, और ये क्या होता है आधार, और ये तो हमारे पास शीर्ष लंब, कर्ण बोलते हैं जिसको, शीर्ष लंब यही होता है यार, इसको बोलते हैं कर्ण।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई कर्ण, लंब, और ये क्या होता है कर्ण। ठीक है, या इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर बेस, और ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यानी इसको बोलते हैं एरिया। तो आपको पता होना चाहिए 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है क्षेत्रफल 80 बराबर है 1/2। अब यहाँ पे यदि इसका लंब 20 मीटर है, लंब भी दिया है, आधार नहीं दिया तो ऐसे ही लिख दो, लंब कितना दिया है 20 मीटर, खत्म। तो देखो जरा काटो, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, 0 से 0 कट गया। आधार कितना है भाई, आधार है हमारे पास 8 मीटर, समझ आया। बेस कितना है हमारे पास 8 मीटर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद सॉल्व करना खुद, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन देखना, और वो उसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देगा जिसमें फंस जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीना 900 में एक आयरन खरीदती है और उसे 12% हानि पर बेचती है, आयरन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, एक रीना है, देखो भाई रीना एक खरीदता मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, कितने में खरीदती है 900 रुपये में, और बेचती कितने में, हानि होती है उसको बेचने पर कितने में भाई 12%। तो आपका विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, आप सीधा बता दो, देखो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा देखो क्रय मूल्य 900 रुपये और विक्रय मूल्य कितना हमारे पास, विक्रय मूल्य आएगा जब हम हानि घटा देंगे, तो 900 का 12% निकाल दो, है ना, कितना 12 में 108 रुपये की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, कितने में बेच देगी भाई, 900 में से 108 घटा दो 792 रुपये में, या तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आपको पता है कोई भी चीज़ कितने होती है 100% होती है, तो विक्रय मूल्य सीधा निकाल सकते हैं आप, फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100, ये होता है। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा बोलो भाई, क्रय मूल्य कितना है 900 गुणा कितना भाई 100 में से हानि कितना परसेंट है 100 माइनस 12 बटे 100, तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड में 900 गुणा 88 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इनको गुणा करो 8 9 72 का, तो हासिल 7, 8 9 72 और 7 कितना होता है 72 और 7 होता है 79, 79, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर सिंपली कर सकते हो तो फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए का वजन 40 kg है, बी का, ये औसत से होगा, हाँ औसत वजन, देखो औसत से यानी एवरेज से क्वेश्चन है, यदि ए का वजन 40 kg है, बी का वजन 54 kg है, सी का वजन 62 kg है, तो तीनों व्यक्ति का औसत कुछ भी नहीं, इनको जोड़ दो और बटे कितने 3 है। तो देखो कोई ए व्यक्ति है जिसका वजन है 40 kg, ठीक है, बी व्यक्ति है जिसका वजन है 54 kg, और कोई सी नाम का व्यक्ति है जिसका वजन है 62 kg, तो इनका औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल टर्म ए प्लस बी प्लस सी, और कितने जन है 3, तो डिवाइड कर देंगे 3 से। ए कितना है 40 प्लस 54 प्लस 62 बटे 3, जोड़ दो कितना आएगा भाई 4 2 6, यहाँ पे 6 5 11 और 4 15, 156 बटे 3 काट दो, 5 3 15 और 3 दूनी 6 52 kg, तो औसत कितना है 52 kg, समझ आया 52 kg इनका औसत वेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ आ गया होगा इजी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन देखो, रैपिड एंड फायर है भैया ना, ए और बी एक साथ काम करते हैं, ठीक है, करते हुए एक काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं। देखो ए और बी एक साथ काम करते तो कितने दिन लेते भाई 15 दिन, यदि एक ए अकेला इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी को उसी ए को कितने दिन लगते हैं 18 दिन, ए को, हाँ तो बोल रहा है बी कितने दिन लेगा भाई, देखो अकेला, अगर ये जैसे 2 ही क्वेश्चन दिए ना, इसके लिए तो शॉर्टकट भी है, कितना है 15 गुणा 18, बी अकेला बोला है ना, बी अकेला 15 गुणा 18 है ना बटे
18 में से 15 गया, 18 माइनस 15, इस तरह से, मतलब डिफरेंस होता है इन दोनों का। तो कितना है 15 गुना 18 बटे कितना 3, तो यहाँ पे कितना है भाई 18 पंजे 90, 90 दिन, ठीक है 90 दिन लग गया अकेला ये तो था शॉर्टकट जो मैं नहीं करवाना चाहता हूँ आप लोगों को। आपको एक कंसेप्ट होना चाहिए पता, जिससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं टाइम एंड वर्क, उसी दिशा में चलते सारे एक ही कंसेप्ट से। देखो आपको पता है टाइम एंड वर्क का किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो 3 चीज़ें होती है, एक तो था कुल काम आपको पता हो, है ना, और उनकी एफिशिएंसी पता हो तो आप समय भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एफिशिएंसी निकालनी हो ना, एफिशिएंसी क्षमता, तो क्या होता है कुल काम बटे कुल लिया गया समय, आया समझ। अगर आपको कभी समय निकालने होंगे दिन वगैरह तो क्या होता है कुल काम बटे उसकी क्षमता, बस 2-3 कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आए आपसे नहीं बचेगा, ठीक है। और कुल काम क्या निकलता है सिर्फ, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेते हैं भाई, ए और बी 15 दिन लेते हैं, लेकिन ए अकेला काम करे तो 18 दिन लेता है। तो टोटल वर्क देख लो, 15 और 18 का जो टोटल वर्क है 18 पंजे 90, 15 छः 90, 90 मान के चलते हैं, ये टोटल वर्क है। ये हमारे पास डे है, ये टोटल वर्क है, ये इसकी एफिशिएंसी निकलेगी। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, टोटल वर्क बाय डे टाइम, 90 बटे 15, 15 छः 90, मतलब दोनों मिलके एफिशिएंसी कितनी है 6। लेकिन अगर ए अकेला काम करे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी 5। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो ईंटें बनती है 6, अगर ए अकेला काम करे तो ईंटें बनती है 5, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और दोनों मिला के दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो बी की कितनी, अगर ये इसकी 5 है तो इसकी कितनी हुई 1, बस यही है। तो ये बता रहा कि भाई बी कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क कितना है 90, ए एक दिन में कितनी ईंट बनाता है 1, तो टोटल दिन कितने लगेंगे 90 डेज, बस खत्म। ये आपका आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहाँ समझ नहीं आएगा मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा अलग से क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं फटाफट से करूँगा यहाँ पे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर भी मैंने आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश की यहाँ पे। अब देखो 36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ये होता है हमारे पास MDH वाला कंसेप्ट, कितने आदमी कितने दिन तक कितने घंटे काम करके कितना काम करते हैं, बराबर है कितने, अगर M1D1 H1 रखें, M2 आदमी D2 दिन में S2 वर्क करके W2 काम करते हैं, पैसा कमाते हैं या फिर कुछ काम करते हैं तो उसको नीचे रखते हैं, ये वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ बोल रहा है 36 व्यक्ति, जो इनमें से नहीं होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बोल रहा है M1 कितने 36 व्यक्ति 6 दिन कार्य करके 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते, किसी काम को। तो बताइए 24 व्यक्ति M2 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन, उसी कार्य को, काम बराबर है तो काम बराबर रख दो, ये भी वर्क है ये भी वर्क है, बराबर रखो इंटू डी, है ना D2, तो D2 निकालना है, बस काटा पीटा करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 9 एकम 9, 4 9 36, 4 एकम 4, 6 चौके 24, 6 एकम 6, तो D2 कितना निकल गया, जो बच गया यहाँ पे 10। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 7:3 के अनुपात में, यदि 3 लीटर पानी मिला लिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक बर्तन है इस तरह से, इसमें कुछ दूध और पानी है, कितना लीटर का बर्तन है 60 लीटर, इसमें पानी और दूध
देखो दूध, मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना है 7 और वाटर कितना है 3, तो कुछ नहीं है, इसको मान के चलो 7x और 3x कितना 10x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60, तो x की वैल्यू कितनी है 6 यूनिट। तो मिल्क कितना है वाटर कितना है 7 छिके 42 मिल्क है और 6 18 पानी। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, मिल्क तो मिलाना नहीं, इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी कितना हो जाएगा हमारे पास 18 3 21 है ना, और मिल्क तो अभी भी कितना है 42, तो बोल रहा है का अनुपात दूध और पानी, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो देखो पानी मिलाएगा तो दूध का और पानी का अनुपात कितना, देखो अनुपात का मतलब काट दो इसको, 21 एकम 21 21 दूना 42, तो 2:1। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, एक कंटेनर है जिसमें 60 लीटर मिक्सचर है और किस रेशो में, मिल्क और वाटर 7:3 में, तो मैंने मान के चला 7x और 3x, 7 और 3 10x टोटल, 10x की वैल्यू 60 है तो मैंने काट दिया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो मैंने मिल्क डाल दिया 7 छिके 42 और वाटर हो गया 6 3 18। समझ गए? अब लास्ट लाइन क्या हो रहा है, यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया मिश्रण में दूध और पानी, देखो वाटर तो, मिल्क तो मिला नहीं रहे, मिल्क तो इतना ही है 42 लीटर, तो वाटर कितना है हमारे पास 18 और 3 इसको जोड़ दो 21, तो 42 हमारे पास मिल्क है और वाटर कितना है 21 है, तो इसका रेशो कितना है, इसको काट दो 21 एकम 21 21 दूना 42। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नहीं समझ आएगा तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा भाई, 11 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो इसमें 6 फलक होती है, L इंटू बी, तो ये 2 होते हैं, B इंटू एच, ये भी 2 होते हैं और H इंटू L 2 होते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रखना आपने सीधा, ये बी है नीचे वाला ब्रेडथ, ये एच है। ठीक है, तो इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल, तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। बिना फॉर्मूला के पेपर में जा रहे हो तो भाई वंडर कर रहे हो आप, ब्लंडर कर रहे हो आप अपने साथ। ठीक है, तो देखो एल कितना हमारे पास, एल हमारे पास 11, ठीक है, चौड़ा कितना है हमारे पास 7 मीटर और ऊंचा कितना है हमारे पास 4 मीटर, बस पुट करो वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू एल, 11 इंटू 7 प्लस बी कितना है 7 इंटू 4 प्लस एच कितना है 4 इंटू 11, बस गुणा करो 11 सत्ते 77 प्लस 7 चौके 28 प्लस 11 चौके 44, यहाँ पे जोड़ दो 8 4 12 7 19 का 9, हासिल 1 कितना बचा 5 और 2 7 और 7 14, 149 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 298 है भाई, 298 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्षेत्रफल हमारे पास घन, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत सिंपल सी वैल्यूज दी थी। ठीक है, और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है भाई क्वेश्चन, अभी रिसेंटली 2024 के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, सेंटर के जितने भी एग्जाम हुए ये सारे वहाँ से लिए गए। चलो 12 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो रहा है, ए और बी की आयु क्रमशः 4:7 के अनुपात में, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ए और बी का आयु का योग, तो देखो जरा आयु के 7 और 4 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पे 11 का मल्टीपल एक ही है। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बस एक ऑप्शन से देख लिया मैंने, ये आपको अगर तजुर्बा हो तो ऐसे आप कर सकते हो। चलो ठीक है, अब देखो ए और बी हमारे पास, ए और इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना 4:7, 8 वर्ष बाद इनके अनुपात हो जाता है 2:3, तो कुछ नहीं करना आपने, कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद यहाँ पे लिखना है, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 4 3 12, ठीक है, ये निकल जाएगा सीधा, ए और बी की प्रेजेंट एज होती है 8 साल बाद, ये 4 3 12 एक्स, इसके साथ एक्स दे दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, माइनस 7 दूनी 14 एक्स बराबर क्या है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16, इसके साथ एक्स नहीं 8 थी 24। ठीक है, ये वाला, अब यहाँ पे देखो 24 है भाई,
तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 12x माइनस 14x, इसका डिफरेंस आया हमारे पास 2x बराबर कितना 24 और 16 कितना 8 का। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सीधा सीधा 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा 4 आई तो ऊपर देखो a की वैल्यू कितनी आई और b की वैल्यू कितनी आई। 4 पुट कर दो, 4x है ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 और 7 7 चौके 28, इसको जोड़ दो। इसका ही तो एज पूछा है, कितना है 16 और 8 8 से 14 44 आंसर। ठीक है, इसको एक बार रिमाइंड करके देख लेना क्या क्या मैंने यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई हम आगे। आप स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हो, मैं बस इस तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि सारे बच्चे कैप्चर कर पाए। अगला क्वेश्चन दिया है 14, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, मालगाड़ी की चाल क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये हमारे पास एक सुरंग है भाई, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक क्या जा रही है, एंटर हो रही है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होती है 350 मीटर और सुरंग की लंबाई कितनी है हमारे पास 1250। तो डिस्टेंस का फंडा क्या होता है, जब भी हमारे पास रेलगाड़ी या किसी सुरंग को पार करती है या फिर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस हो जाता है, इनको जोड़ देते हैं बस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 350 प्लस 1250 तो कितना है 350, ये आया 1600 मीटर डिस्टेंस आ गया। और देखो भाई टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 80 सेकेंड, है ना। तो क्या बोल रहा है, मालगाड़ी की चाल बताओ लेकिन किलोमीटर पर आवर में। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, लेकिन जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से में चेंज करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ये कंसेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। चलो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो ज़रा स्पीड क्या होती है हमारे पास, स्पीड क्या होती है हमारे पास, स्पीड का आपको पता है, स्पीड होती है डिस्टेंस बटे टाइम। तो स्पीड क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है 1600 और टाइम कितना है 80, यह आएगा मीटर पर सेकंड में। ये स्पीड किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस हमारे पास मीटर में और टाइम किस में सेकंड में। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दी है स्पीड। तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं 18/5, मतलब बड़े में जा रहे हो तो बड़ा ऊपर रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। अगर छोटे में जा रहे हैं मीटर, किलोमीटर होता बड़ा कि मीटर होता बड़ा, किलोमीटर बड़ा होता है, तो किलोमीटर पर आवर में थोड़ा 18 ऊपर डालना है, मीटर पर सेकंड तो 18 नीचे। बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0, 8 दूनी 16, 20, 4 पंजे 20, तो 18 चौके कितना 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 72 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में दिखेगा। कभी ऐसा आ रहा होगा कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की डिस्टेंस अगेन जुड़ जाएगी। कभी ऐसा बोलेगा भाई एक ट्रेन आपकी खंबे को पार कर रही है तो डिस्टेंस नहीं जुड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि खंबा आदमी इसकी डिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। एक आदमी की चौड़ाई 1 किलोमीटर थोड़ी ना होगा, ठीक है, तो उसकी नेग्लिजिबिलिटी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद कुछ नहीं है। देखो वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है, पहले 100 था तो इतना हो गया 20%, ठीक है। तो पहले थी हमारे पास देखो जनसंख्या कितनी थी 4 लाख। देखो इसका आप एक फॉर्मूला भी कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ ताकि आपको, जैसे जनसंख्या मल्टीप्लाई में 100 प्लस माइनस x/100, इस तरह से चल सकते हो। बढ़ रहा होगा तो प्लस, घट रहा होगा तो माइनस, बात खत्म। बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी से मैं एक बार करवा देता हूँ आपको, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊँगा, हालांकि आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो हमारे पास कितनी थी जनसंख्या 4 लाख, पहले साल कितनी बढ़ रही है 20%, तो 100 से में 120 जोड़ दो, बढ़ रही है 120/100। अगले साल भी हो रहा है 30% बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, हाँ 130/100। बस ये आंसर है। सॉल्व करो और आंसर निकालो, कितने जीरो 1 2 3 4, 4 जीरो तो सीधी कट गई भाई, क्या बचा सिर्फ 40 गुणा 120 गुणा 130। तो देखो कितना आएगा 4 गुणा 12 गुणा 13 गुणा, मैंने 3 जीरो एक साथ लिख दी ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब 13 गुणा 12 कितना होता है, 12 चौके 48, यानी 13 गुणा 12 गुणा कर देता हूँ, 12 3 36 का 6 3 12 1 12 3 15, 156 मल्टीप्लाई बाय
4, 6 चौके 24, हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2, हासिल 2, 4 और 2 6, 624, उसके पीछे 3 0, 624 उसके पीछे 3 0 आंसर। ठीक है, बस ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी आप 20% वही आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जनसंख्या का इसी तरह से रखना है। बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देना। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि घटा देता है तो मैं इसको क्या लिखता, 100 माइनस 20% कितना हो जाता, 80/100। बस इतना ही फ़र्क पड़ता, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनसंख्या वाला आपने इस तरह से ही निपटाना अगर क्वेश्चन आया पेपर में तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, यदि धारा के अनुकूल जा रही नाव की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है और धारा के प्रतिकूल जाने की चाल कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। देखो दो चीज़ होती है, एक होती है हमारे पास डाउन स्पीड, एक होती है अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के साथ, और अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत। धारा के साथ हमेशा चाल ज़्यादा होती है। सपोज दैट ये हमारे पास नाव है, ये हमारे पास धारा है, ये अपनी इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर धारा भी इसी दिशा में जा रही है, नाव उसी दिशा में जा रही है, तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी x + y, है ना। अगर ये चल रही है नाव इस तरह से और धारा पैर इस साइड, तो इसको रेजिस्ट करेगा ना, तो डिस्टेंस क्या चाल क्या जाएगी, x - y, ये हो जाएगी। अगर हम देखा जाए, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2x का मतलब कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, x की वैल्यू ये होगी शांत जल में नाव की चाल। अगर वहीं हमारे पास धारा की चाल देखें तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। ये दो ध्यान रखना है, इस दो इक्वेशन से बने। ठीक है, चलो फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, यदि धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अनुकूल का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम कितनी है, ये हमेशा कम होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर बोला रहा है धारा की चाल, धारा की चाल निकालने तो कुछ नहीं होता है, धारा की चाल बराबर होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2। डाउन स्ट्रीम कितना है, 40 माइनस अप स्ट्रीम 20 बटे 2, कितना आएगा अभी, 40 में 20 क्या, 20 बटे 2 कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पूछ सकता था कि शांत जल में नाव की चाल, अगर नाव की चाल पूछेगा तो कुछ नहीं होता है, ये भी क्या करना है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। धारा की चाल पूछे तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, बस बात खत्म। और डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम कितना हो जाता फिर, 60 + 40 सॉरी 40 + 20 बटे 2 कितना है, 60 बटे 2 कितना, 30 किलोमीटर पर आवर उसकी आ जाती, किसकी, नाव की चाल। लेकिन यहाँ पे नाव की चाल नहीं पूछी, धारा की चाल पूछी, तो इसका आंसर कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, लास्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका लास्ट स्लाइड क्वेश्चन। देखो यदि, देखो ये हमारे पास पूछा है, यदि x/y डबल रेशो ए, समानुपात का क्वेश्चन है भाई, किसका क्वेश्चन है, समानुपात। तो आपको पता होगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं बता देता हूँ समानुपात को कैसे सॉल्व करें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 81/y डबल रेशो y रेशो 196। जब इसको सॉल्व करना था तो पहले ये बीच वाले सॉल्व करा करो, y × y बराबर है, इनको ऐसे गुणा करो, 81 × 196, तो क्या आएगा, y² अंडर रूट, सॉरी y² आया ना, y² को मैंने परले साइड ले गया, 81 × 196। तो y की वैल्यू देखो, 81 का कितना था 9 और 196 का कितना था 14, तो y बराबर 14 में 126, y की वैल्यू कितनी है 126 आंसर। ये सबको आता हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी करवा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 177 रुपये। याद रखना कोई भी चीज़ मूलधन कितना होता है, हमेशा याद रखना 100% होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है,
मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय बटा 100। आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कुछ चीज़ें दी होगी, कुछ आपको निकालनी होगी इसमें से। अब यहाँ बोल रहा है किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है। ब्याज दिया है कितना? ब्याज दिया है 177 रुपये, बराबर मूलधन गुणा दर कितना दिया है 2%, समय कितना दिया है 5 वर्ष बटे 100। तो यही पूछना होगा, मूलधन, मूलधन निकालना, बस बात खत्म। तो कितना आएगा अभी बोलो? 5 दूनी 10, 1 0 कट गई, तो कितना आएगा? मूलधन कितना बचा भाई? मूलधन बराबर है इस 10 से गुणा कर दो ऊपर 1770, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस एक फॉर्मूला याद रखना, चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, सब लगा देना इसे। इसमें से 3 चीज़ें दी होगी, एक चीज़ आपने निकालनी, ठीक है, तो एक चीज़ तो आपसे भी निकालनी पड़ेगी, एग्जामिनर ही दे देगा क्या सब कुछ। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 19 रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। क्या बोल रहा है? ए बी सी कक्षा x के वर्ग में a अनुपात b का अनुपात कितना है? देखो a अनुपात b कितना दिया हमारे पास? 9:4, और a अनुपात c कितना दिया हमारे पास? 3:2। तो निकालना आपने a अनुपात b अनुपात c। ऐसे कर लो, देखो पहले ये कर लो कि a दोनों के पास है, उसको बराबर कर लो। तो मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ सीधा, ऊपर कितना हो जाएगा? या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, a b c ऐसे लिखो, ठीक है। ए और सी दिया तो सी को मैं इस साइड को भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी जिस साइड को भी लिखना है। पर मैं आपको पहले ये कर लेता हूँ, बैलेंसिंग वाला मेथड बता देता हूँ, ठीक है। बैलेंसिंग वाला मेथड मेरे को यहाँ पे देखो ए दोनों में कॉमन दिख रहा है, a/b एंड a/c। ए की वैल्यू यहाँ पे 9 है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो ए की वैल्यू 9 बनाने के लिए मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, बात खत्म। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको गुणा करो, 3 दूनी 6। तो 9/6/4, ये रहा आपका ऑप्शन, 9/4/6। ठीक है, ऑप्शन है, नहीं मिल रहा शायद, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 9 का मल्टीपल है कोई? क्या पूछा है? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी सी कक्षा के x वर्ग में a अनुपात b का अनुपात है 9:4, ठीक है। a और c का अनुपात है 3/2। तो मिलना तो चाहिए यार, a अनुपात b है 9:4 और a अनुपात c बराबर है 3:2, ठीक है। a अनुपात c, a हमारे पास कॉमन है, देखो a कॉमन है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 9 है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। 3 बना के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 9। b की अनुपात, इसको 1 से गुणा करने के कोई फर्क नहीं पड़ता, b की वैल्यू कितनी है? 4। और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 दूनी 6। 9:4:6 आना चाहिए a b c, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, एक गलत है ऑप्शन, 9:4:6। इसको करेक्ट कर लेना भाई, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए थे इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कभी कभी ऐसा भी आया था गलत क्वेश्चन और आप टाइम वेस्ट भी कर देते हो, देखो ऑप्शन नहीं मिले इसमें, मतलब क्वेश्चन कभी कभी गलत भी आ सकते हैं, इसमें आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, इससे डरना नहीं है आपने। अब यहाँ बोल रहा क्या बोल रहा है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और कर्ण 17 सेंटीमीटर है। देखो भाई, कर्ण दिया है तो आपको पहले देखना पड़ेगा, आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, ये होता हमारे पास। देखो यहाँ पे क्या दिया है? कर्ण दिया है, आधार कितना दिया? 15 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पहले तो लंब निकालना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 1/2 आधार गुणा लंब, तो लंब निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है? देखो ये होता है हमारे पास लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर। ऐसा तो आपको याद भी होना चाहिए। तो लंब कितना दिया? नहीं दिया है, लंब का स्क्वायर, आधार कितना? 15, तो 225, कर्ण कितना? 17, 289। तो लंब निकाल सकते हो आप आराम से। लंब का स्क्वायर कितना है? 289 माइनस 225, तो 9 में से 5 गया 4 और 28 में से 22 गया 64। तो लंब का स्क्वायर कितना आया भाई हमारे पास?
64, तो लंब कितना है हमारे पास 8। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखना 8, 15, 17, ये सब करने से बच जाओगे आप। ठीक है, कुछ एक ट्रिपलेट याद रख लेना। तो लंब की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8। अब निकाल सकते हो आप क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1/2 लंब गुणा आधार। तो कितना है भाई 1/2, लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास 8 और आधार कितना है 15। तो इसको काट दो 4 से, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। कहीं तो बंदे ऐसे कर लेंगे, अच्छा करना ही पड़ेंगे ही नहीं, इसको सीधा कर देंगे 1/2 15 गुणा 17, और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। इसको ध्यान से देखना है। हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, लंब गुणा आधार होता है, ना कि कर्ण होता है। इससे पहले हमारे को लंब निकालना था। ठीक है, तो भाई कैसी लगी वीडियो बताना। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो सीरीज में कंटिन्यू करूँ तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ये ठीक है कि नहीं, कि आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है। इसमें आपको क्वालिटी क्वेश्चन करवाऊँगा। अगर ये 10 टेस्ट भी हो गए, कंप्लीट 10 टेस्ट भी हो गए, तो भी आपके क्वालिटी क्वेश्चन कितने हो जाएंगे भाई, 200 क्वालिटी क्वेश्चन पहुंच जाएगा आपके तक, है ना। वीडियो सॉल्यूशन मतलब स्किप करके देख सकते हो आप, जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है वो करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो आप अगर अच्छी लगी हो तो भाई मैं बोलूँगा नहीं, करना हो तो लाइक कर सकते हो, और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही हो तो बेल आइकन्स होता है उसको प्रेस कर लेना। ठीक है, मन करे तो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो ठीक है, जितना टाइम मिल रहा है मैं आपके लिए देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। बस पढ़ते रहो, ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहो। मैं आपके लिए 10 और सेट करवाने की कोशिश करूँगा, जिसमें क्वालिटी क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन जो 2024 में आए हैं उसको करवाने की कोशिश करूँगा। आपका भी कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे आप ज़रूर भेजना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82-192-82-837। ठीक है, ख्याल रखो, पढ़ते रहो, और ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।